नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बिना देर किए हुए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजाति क्षेत्र संबंध। एक साइंटिस्ट थे एबी हम्बोल्ट, जिन्होंने एक प्रयोग किया था साउथ अमेरिका के जंगलों पर। इसमें इन्होंने बताया था कि जो स्पीसीज़ यानी कि जो प्रजातियों की वृद्धि होती है वो एक लिमिट में क्षेत्र के साथ में बढ़ती हैं। इन्होंने क्या बताया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने देखा कि क्षेत्र में प्रजातियों की समृद्धि खोजे गए क्षेत्र में वृद्धि के साथ बढ़ी। यानी कि जो प्रजातियों की समृद्धि हुई वो किसमें? क्षेत्र के साथ में बढ़ी, लेकिन केवल एक सीमा तक, यानी कि एक लिमिट तक ही वो बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और जो इन्होंने जो ग्राफ देखा था वो कैसा था? वो हाइपरबोला था। कैसा था? आयतकार हाइपरबोला था। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? ए की पावर जेड के। फिर क्या हुआ? एस इक्वल के ए जेड हुआ। इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर ये बढ़ रहा है, वो किसके साथ में बढ़ रहा है? ये क्षेत्र के साथ में बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या? प्रजातियाँ बढ़ रही हैं। अगर ये सीधा जाएगा तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी लॉग एस इक्वल लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। और यहाँ पर ये थोड़ा सा घुमावदार जा रहा है। यहाँ पर क्या इक्वेशन है? एस इक्वल सी ए की पावर जेड। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो ग्राफ है वो कैसा है? वो आयतकार हाइपरबोला है। कैसा है? आयतकार हाइपरबोला है। एस यहाँ पर प्रजाति समृद्धि है, ए क्षेत्र को बता रहा है, और जेड ढलान प्रतिगमन गुणांक, और जो सी है वो क्या है? बाई अवरोध है। क्या है? बाई अवरोध। छोटे क्षेत्रों में जो जेड होता है वो कितना होता है? 0.1 से 0.2 की सीमा में होता है। जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.1 से 0.2 की सीमा में होती है। लेकिन पूरे महाद्वीपों में जो ढलान होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ही अधिक खड़ा होता है, और उसकी कितनी वैल्यू होती है? उतनी उसकी होती है 0.6 से 1.2 तक होती है। विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय और जंगलों में फल खाने वाले पक्षियों और स्तनधारियों के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.15 होती है। अब बात करते हैं हम प्रजातियों की विविधता। प्रजातियों की विविधता का महत्व। अधिक प्रजाति वाले समुदाय होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अधिक स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक स्थिर होते हैं। समुदाय स्थिर होते हैं, इसके 2-3 पहलू हैं। अधिक जैव विविधता होगी तो अधिक उत्पादन होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा उत्पादक होगा। बहुत अधिक भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए, साल दर साल उत्पादकता बढ़ती जाएगी। कभी कभार होने वाली गड़बड़ी के प्रति प्रतिरोधी लचीला होगा। यानी कि आपको मनुष्य निर्मित चीज़ें या प्रकृति से कोई दिक्कत आई है तो उसके बचाव कर वापस में आपको कैसा होना होगा? स्थिर अवस्था में आना होगा। कभी कभार जो गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि कभी कोई आपदा आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, तो उनसे बचाव करने के बाद हमको कैसा होना होगा? हमको दोबारा से स्थिर होना पड़ेगा। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होना पड़ेगा। यानी कि जो विदेशी जाति आक्रमण करती हैं उनसे हमें बचाव करना होगा। अब एक और साइंटिस्ट की एंट्री हुई, वो है डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन के बाहरी भूखंडों पर प्रयोग से पता चला कि अधिक प्रजातियों वाले भूखंडों में कुल बायोमास में साल दर साल कम बदलाव देखा गया। यानी कि इससे क्या बताया इन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ही स्थिर हमारा पारितंत्र होगा, यानी कि उतना ही स्थिर होगा। डेविड टिलमैन ने 2 प्लॉट लिए। एक क्षेत्र जिसमें ज़्यादा प्रजातियां थीं, उसने ज़्यादा अंतर नहीं दर्शाया। वर्ष दर वर्ष उत्पादन में भी कमी होने लगी। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी कि जो ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ही स्थिर क्या होगा? पारितंत्र होगा। अब बात करते हैं हम रिवेट पॉपर परिकल्पना की। किसकी? रिवेट पॉपर
परिकल्पना की। इन्होंने हवाई जहाज को दिखाया पारिस्थितिकी तंत्र से और जो रिवेट है उसको दिखाया प्रजातियों से। यदि प्रत्येक यात्री रिवेट को पॉप करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि शुरू में उड़ान सुरक्षा पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक रिवेट हटाई जाती हैं विमान क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, हमारा कम स्थिर हो जाता है। क्या होता है, कम स्थिर हो जाता है। इसमें इन्होंने बताया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में इन्होंने जो हवाई जहाज की तुलना है वो किससे करी है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में करी है। इन्होंने इसमें बताया कि जो पैसेंजर हैं वो घर से जा रही हैं और वो अपने साथ हवाई जहाज का कोई हिस्सा ले जा रही हैं। यानी कि वो घर जा रहे हैं अपने और हवाई जहाज का क्या कर रहे हैं, वो एक हिस्से को लेके जा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज पर इसका तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे जैसे अधिक रिवेट हटाए जाते हैं विमान क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर एक हवाई जहाज है, एक बंदा कोई उसका बोल्ट निकाल के ले जा रहा है तो दूसरा उसका सीट निकाल के ले जा रहा है, तीसरा कुछ और उसके पंख निकाल के ले जा रहा है, तो उस पर तब तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, विमान क्या हो जाएगा, हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो इन्होंने इससे ये समझाया है कि अगर हम धीरे धीरे करके प्रजातियों को विलुप्त यानी कि नष्ट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे एक साथ तो उस पर हमारा जो पारितंत्र है वो कमज़ोर नहीं होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, वो कमज़ोर होने लगेगा। अब बात करेंगे हम जैव विविधता का नुकसान, यानी कि कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो पिछले 500 सालों में जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो कितनी हुई, वो 784 हुई हैं, और 20 सालों में जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो कितनी हुई हैं, वो 27 हुई हैं। मनुष्य द्वारा उष्णकटिबंधीय बंदीय प्रशांत द्वीपों के उपनिवेशीकरण के कारण देसी पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। जब मनुष्य प्रशांत द्वीपों में रहने लग गए तो उन्होंने 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त कर दी। मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ क्या करता है, वहाँ कुछ ना कुछ प्रजातियों को विलुप्त ही करके आता है। ये मनुष्य की क्या है, खासियत है। अब बात करते हैं हम IUCN की लाल सूची के बारे में। जो प्रजातियां हैं उनको 9 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है मूल्यांकन नहीं किया गया है, डेटा की कमी, सबसे कम चिंता, खतरे के करीब, कमज़ोर, लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय। ये सबसे ज़्यादा किस में है, ये सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। जंगल में विलुप्त यानी कि प्रकृति में ये विलुप्त हो गए, लेकिन अभी हमने किस में, ये चिड़ियाघरों में बचा कर रखे हैं। और जो एक प्राणी जो विलुप्त हो गए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में बनता है। अब बात करते हैं हम रेड लिस्ट दस्तावेजों की। तो पिछले 500 वर्षों में हमने कितनी 784 प्रजातियों को क्या कर दिया है, विलुप्त कर दिया है, जिसमें कशेरू की कितनी है, 338 प्रजातियां हैं, और कशेरू की कितनी है, 359 प्रजातियां, और जो पौधे हैं वो कितनी प्रजातियां हैं, 87 प्रजातियां उसकी पौधे की हैं जो विलुप्त हमने कर दी हैं। हाल ही में जो विलुप्त हुई प्रजातियां हैं वो कौन है, डोडो मॉरिशस में, ये भी एक पक्षी है, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर की समुद्री गाय रूस, ये प्रजातियां भी हमने क्या कर दी हैं, विलुप्त कर दी हैं। और यहाँ से मिलान का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जो बाघ की 3 उप प्रजातियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बाली, जावा और कैस्पियन में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम जैव विविधता का नुकसान, यानी कि कितनी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। तो पिछले 500 सालों में जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो कितनी हुई, वो 784 हुई हैं, और 20 सालों में जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो कितनी हुई हैं, वो 27 हुई हैं। मनुष्य द्वारा उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वीपों के उपनिवेशीकरण के कारण देसी पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। जब मनुष्य प्रशांत द्वीपों में रहने लग गए तो उन्होंने 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त कर दी। मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ क्या करता है, वहाँ कुछ ना कुछ प्रजातियों को विलुप्त ही करके आता है। ये मनुष्य की क्या है, खासियत है। अब बात करते हैं हम IUCN की लाल सूची के बारे में। जो प्रजातियां हैं उनको 9 श्रेणियों में विभाजित किया है।
पहला है मूल्यांकन नहीं किया गया है, डेटा की कमी, सबसे कम चिंता, खतरे के करीब, कमज़ोर, लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय। ये सबसे ज़्यादा किस में है? ये सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। जंगल में विलुप्त, यानी कि प्रकृति में ये विलुप्त हो गए, लेकिन अभी हमने किस में? ये चिड़ियाघरों में बचा कर रखे हैं। और जो एक प्राणी जो विलुप्त हो गए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में बनता है। अब बात करते हैं हम रेड लिस्ट दस्तावेजों की। तो पिछले 500 वर्षों में हमने कितनी 784 प्रजातियों को क्या कर दिया है? विलुप्त कर दिया है, जिसमें कसेरू की कितनी है? 338 प्रजातियां हैं। और कसेरू की कितनी है? 359 प्रजातियां। और जो पौधे हैं वो कितनी प्रजातियां हैं? 87 प्रजातियां उसकी पौधे की हैं जो विलुप्त हमने कर दी हैं। हाल ही में जो विलुप्त हुई प्रजातियां हैं वो कौन है? अब बात करते हैं हम रेड लिस्ट दस्तावेजों की। तो जो पिछले 500 वर्षों में थी वो कितनी? 784 प्रजातियां क्या हुई? विलुप्त हुई रेड लिस्ट दस्तावेजों के अकॉर्डिंग, जिसमें कसेरू की यानी कि जो वर्टिब्रेट्स थे वो कितने थे? 338 प्रजातियां थी। और अकसेरू की कितनी थी? 359 प्रजातियां थी। और पौधों की 87 प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। हाल ही में जो विलुप्त हुई प्रजातियां हैं वो डोडो मॉरिशस की, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया और स्टीलर की समुद्री गाय रूस में की ये प्रजातियां हैं जो हाल ही में क्या हुई हैं? विलुप्त हुई हैं। और बाकी 3 उपप्रजातियां बाली, जावा, कैस्पियन भी विलुप्त हो गई हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। कितनी हुई हैं? 27 प्रजातियां पिछले 20 वर्षों में विलुप्त हो गई हैं। दुनिया भर में 15,000 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। कितनी? 15,000 दुनिया भर में जो प्रजातियां हैं वो किसका खतरे का सामना कर रही हैं, यानी कि विलुप्त होने का खतरा जो है वो उन पर मंडरा रहा है। जिसमें से 12% हैं वो पक्षियों की प्रजातियां हैं, 23% स्तनधारी प्रजातियां हैं, 32% उभयचर और 31% जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां हैं। हम 6वीं सामूहिक विलुप्ति देख रहे हैं जो पहले 5 विलुप्तियों से 100 से 1000 गुना क्या है? अधिक तेज हैं। कितनी? 6वीं सामूहिक विलुप्ति देख रहे हैं हम, जो पिछली जो 5 विलुप्तियां हैं उनसे क्या 100 से 1000 गुना अधिक तेज हैं। अब बात करते हैं हम जैव विविधता के नुकसान से निम्न हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो पौधों के उत्पादन में क्या हो सकती है? कमी आ सकती है, यानी कि पौधे का उत्पादन होगा वो क्या होगा? कम होगा। पर्यावरणीय गड़बड़ी के प्रति कम प्रतिरोध होंगे, यानी कि जो पर्यावरण में जो कमी हो रही है वो क्या होगा? उनमें कम प्रतिरोध होंगे, यानी कि उनको हम बचा नहीं सकेंगे। पौधे की उत्पादकता, जल उपयोग, कीट और रोग चक्र जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनशीलता में वृद्धि हो जाएगी। किस में हो जाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनशीलता में वृद्धि होने लगेगी। अब बात करते हैं हम जैव विविधता के नुकसान के कारण। तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? ईविल क्वार्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? ईविल क्वार्टेट भी कहते हैं। आवास की हानि और विखंडन को अब हम पढ़ते हैं। ये क्या है? हमारा नंबर 1 कारण है। क्या है? नंबर 1 कारण है। आपने जानवरों का बसेरा छीन लिया। अमेजन वर्षा वन पर पहले कितना? पृथ्वी का 14% क्षेत्र था, लेकिन अब कितना रह गया है? अब 6% क्षेत्र ही हमारे पास रह गया है। बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता वाले स्तनधारी और पक्षी तथा प्रवासी आदतों वाले जानवर बुरी तरह से प्रभावित हो गए। जो बड़े क्षेत्रों में आवश्यकता वाले स्तनधारी और पक्षी थे वो क्या हुए हैं? वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। आपने जंगलों को काट दिया है ना, आपने जंगलों को काट दिया, फिर वहाँ पर क्या किया? जब जंगल में से सड़कें निकाल दी, आपने ट्रेन की पटरियाँ निकाल दी, तो क्या हुआ? वो 2 भागों में बट गए, जिससे क्या हुए? जिससे जो बड़े क्षेत्र में रहने वाले जानवर थे वो कम जगह में रहने लगे, तो इससे क्या हुए? वो प्रभावित होने लगे। अब बात करते हैं हम अति शोषण या, और इसको हम अति दोहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति दोहन भी कहते हैं। जब मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है? लालच में बदल जाती है, तब वह प्राकृतिक संपदा का क्या करना
इस्तेमाल यानी कि दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अतिशोषण कहते हैं। जैसे कि जंगल काटने लगता है, वहाँ जंगल काट काट के घर बना रहे हैं, ट्रेन की पटरी बना रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, अतिदोहन कर रहे हैं। क्योंकि मानव क्या है, पूरी तरह से भोजन के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए किस पर, प्रकृति की चीज़ों पर ही निर्भर करता है। अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में जो स्टीलर समुद्री गाय हैं, पैसेंजर कबूतर हैं, वो क्या हुए हैं, विलुप्त हो गए हैं। स्टेलर की काव, पैसेंजर कबूतर अतिशोषण के कारण क्या हुए हैं, विलुप्त हो गए। समुद्री मछलियाँ क्या हैं, खतरे में हैं, कम हो गई हैं। व्यावसायिक महत्व की जातियाँ भी क्या हैं, खतरे में हैं। जो व्यावसायिक जातियाँ हैं, जैसे मछली भी हो गई और भी कुछ मुर्गियाँ फुर्गियाँ, ये सब कैसे हैं, खतरे में हैं, क्योंकि हम अपने व्यवसाय के लिए इनको बेच देते हैं। पशु का पालन कम कर रहे हैं, उनको बेच देते हैं हम, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम उनका दोहन कर रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगी, वो अतिशोषण या अतिदोहन में आएंगी। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब बात करते हैं हम नील पर्च की। पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया, यहाँ पर लेक विक्टोरिया होगा, में पेश किया गया 200 प्रजातियों की सिचिल मछलियाँ क्या हुई, विलुप्त हो गई। जो प्रजाति यहाँ की है ही नहीं, हम किसी और महाद्वीप में रहती है, उसको यहाँ ले आए और वो यहाँ पर किसी प्रजाति को खाती है, तो वो उस प्रजाति को क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी। तो क्या होगा, उससे एक ही प्रजाति क्या हो, वही वहाँ पे भ्रमण करने लगेगी कि दूसरी प्रजाति क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। जो नील नदी की मछली है, उसको हम पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। जो नील नदी की मछली है, उसको किस में, विक्टोरिया में डाला गया। इससे क्या हुई, इससे सिचिलिड जो मछलियाँ हैं, सिचिड नहीं, सिचिलिड मछलियाँ हैं, उसकी क्या हुई, 200 से अधिक प्रजातियाँ क्या हुई, विलुप्त हो गई। 200 से अधिक हमने जातियों को विलुप्त कर दिया मछलियों की। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से विदेशी प्रजातियों का जो स्वदेशी जाति हैं उन पर आक्रमण कर दिया। अब दूसरा हम लेते हैं अफ्रीकी कैटफिश कैलरियस गैरीपिन्स, जो अवैध रूप से पेश की गई हैं। ये हमारी स्वदेशी कैटफिश के लिए क्या है, खतरा है। अब हम देखते हैं दूसरा आक्रामक खरपतवार को। गाजर घास, पार्थेनियम लैंटाना और हाइसिंथ आइकोनिया जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण के होने वाली क्षति हो गई। जैसे किस किस के द्वारा, गाजर घास, पार्थेनियम से, लैंटाना और हाइसिंथ से, खरपतवार जातियों से क्या हुई, पर्यावरण को हानिकारक क्षति होने लगी। जलकुंभी इकोनिया से भी होने लगी थी। तो ये क्या है, आक्रामक खरपतवार हैं। अब बात करते हैं हम सह विलुप्ति की। किसकी, सह विलुप्ति की।